back straight. Ready for the prayer? Back straight, neck straight. Close your eyes. योगेन चित्तस्य पदेन वाचा मलं शरीरश्च वैद्यकेन योपाकरोतं प्रवरं मुनीना पतञ्जलिं प्राञ्जलिरानतोऽस्मि. Slowly open your eyes. Release Dhyan Mudra. Hari Om. थैंक यू. चलिए, आज हम लोग का लिटरेचर रिव्यू का मुझे सिर्फ 2 लोगों ने ही भेजा है, बाकी लोगों ने नहीं किया. आप लोगों ने नहीं किया है. सॉरी, मैं क्लास अटेंड नहीं किया था मैंने. अच्छा, आपने क्लास अटेंड नहीं किया था. और लिटरेचर मैंने किया है, बट थोड़ा ना कंफ्यूजन थोड़ा ज्यादा था. तो अच्छा, मैं टेबल बना रही थी, फिर मुझे लगा आज मैं आपसे समझ लूंगी. अच्छा ठीक है, चलिए कोई नहीं. और कोई? मैम मैंने भी किया, बट वही थोड़ा सा कंफ्यूजन हो गया था, इसलिए मैंने नहीं भेजा कि. हाँ ठीक है, चलिए. मैं वही, मुझे 2 लोगों का ही मिला था, कल ही उन्होंने भेजा था मुझे. ठीक है. मैं पहले उनका खोल के दिखाती हूँ आपको. ठीक है. स्क्रीन शेयर हो रहा है मेरा? नो मैम, अभी तक तो नहीं हो रहा. अभी हो रहा है? हाँ मैम. चलिए, मैं अभी आपको करवा देती हूँ. कल किसने भेजा था मुझे? आप लोगों ने भेजा था, मैं उस पर खोल के डिस्कस करूं तो ज्यादा Yes, समझ ma'am. में आएगा. ठीक है. चलिए, कौन है? निष्ठा जी? Yes, ma'am, हम हैं. हाँ, ठीक है. चलिए, मैम आपको रिसर्च पेपर भी भेज दें जिससे मैंने किया है. नहीं, आपने वो लिटरेचर रिव्यू शेयर नहीं किया है? नो मैम, लिटरेचर रिव्यू शेयर किया है, लेकिन जिस रिसर्च पेपर से किया है वो शेयर नहीं किया है. अच्छा ठीक है. और किसने भेजा था मुझे? दो लोगों का तो कल आया था, मैं चेक की थी कल उनका. नवनीत जी ने भेजा था कल. ये एक्सेल सीट में किया है क्या इन्होंने? ये एक्टिव लिंक नहीं है ये वाला. मैम ये तो मेरा है, कंप्लीट नहीं है. मैं आज भी कर रही थी, कल का ये मत दिखाओ. अच्छा, ये नहीं दिखा. अच्छा, किसने भेजा है मुझे? एक ने अच्छे से बना के भेजा है, मैं मतलब आधा ही उनका देखी थी. उन्होंने बहुत हमने अच्छे भेजा, एक बार देख लीजिए आप. हाँ, हमने एक बार भेजा है मैम, आप एक बार चेक कर लीजिए. ये वाला है आपका? मैम आज आप ना एक वैसे अच्छा चलिए, मैं करवा देती हूँ. मैंने कल एक तो मैं देखी थी, उन्होंने बहुत अच्छे से करके भेजा, इसीलिए मैं नवनीत जी थे और उन्होंने वर्ड पे बनाया हुआ था. कल उन्होंने स्क्रीन शेयर किया था, तो आपने कहा था कि हाँ मतलब ठीक कर रखा है. वो नवनीत जी थे, शायद वो आज ज्वाइन नहीं हुए, और उन्होंने खुद ही स्क्रीन शेयर किया था. अच्छा हाँ, मिल गया मुझे, यही था. मैं इनका चेक थी, ये किसी ने मुझे भेजा है. ये देखिए, ये मैंने कहा ना किसी ने भेजा इतना, तो मैं ये कल ही आया था मेरे पास. ये किसका है ये? मैम मेरा है. अच्छा ठीक है, ये कल आया था मेरे पास. ठीक है.
विल कॉल यू बैक इन क्लास। ठीक है, तो देखिए ये जो हमने क्या किया था, ऑथर था आपका, ईयर था, टाइटल ऑफ द स्टडी था, पर्पस ऑब्जेक्टिव था, मेथोडोलॉजी था, की फाइंडिंग था और रिलेवेंस टू करंट रिसर्च था। ठीक है, ये पहले वाला था जो पहले हमने किया था, है ना। यस मैम, जो पहले आपने। हाँ, जो पहले मैंने दिया था, कल तो मैंने कुछ और दिया था, वो उतना टफ नहीं था, थोड़ा इजी ही दिया है मैंने आपको। ठीक है, तो ऑथर फाइंड करना बहुत बड़ी बात नहीं है, आराम से आप लोग जान सकते हैं। इसमें ऑथर में कोई दिक्कत है कि पेपर में ऑथर कौन है, कहाँ देखना है, कैसे पता करना है? किसी को कोई प्रॉब्लम है इस कॉलम में, कॉलम 1 में? मैम वैसे तो प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन वो बहुत सारे होते हैं ना, तो एग्जैक्टली आपने वैसे बता ही दिया था, एक का लिख के वो फिर वो कर देना है। तो बस यही दिक्कत आती है कि मेन ऑथर इनमें से कौन है। जैसे आपका रिसर्च है और फिर आप मेन हो उसमें, तो वैसे कौन, कैसे पता चले कि भाई मेन आप हो और बाकी से ये इस टाइप से बता दीजिए। चलिए मैं भी आपको जो है बता देती हूँ। ये हम गूगल स्कॉलर पे गए। ठीक है, क्या था हमारा टॉपिक रिसर्च का? इफेक्ट ऑफ मेडिटेशन एंड इफेक्टिव मेडिटेशन। डायबिटिक। अगर मुझे सिस्टमैटिक रिव्यू से सर्च करना हो तो पीको में क्या बताई थी मैं, पहला कीवर्ड क्या होगा? पेशेंट, है ना। तो पेशेंट कौन है? डायबिटिक पेशेंट वो। ठीक है, टी फॉर पेशेंट हो गया था, और आई क्या था? इंटरवेंशन। इंटरवेंशन योगा में हमेशा योगा ही होगा। ठीक है, मेडिटेशन मतलब मेडिटेशन भी आपका योगा का पार्ट हो गया। मेडिटेशन लिखिए यानी कि आप योगा लिखिए, दोनों ही चलेगा। ठीक है, डायबिटिक हो गया, मेडिटेशन हो गया। सी क्या था? कंपैरिजन। ठीक है, कंपैरिजन यहाँ पे कुछ ऐसा हम कर नहीं रहे हैं। इको, वो क्या था? आउटकम। आउटकम। ठीक है, चलिए अब ये देखते हैं। फिलहाल तो हम पी और आई से ही करते हैं इस पे। डायबिटिक और मेडिटेशन से पेपर आ जाएगा इसमें। ठीक है, करंट पेपर देखते हैं हम लोग 2024 से। तो जैसे इसमें सबसे पहले ये आया है। ठीक है, पर्सपेक्टिव ऑफ सेल्फ मैनेजमेंट एंड मेडिटेशन, अ क्वालिटेटिव स्टडी ऑफ एडोलेसेंट विथ टाइप 1 डायबिटीज मेलिटस एंड देयर पेरेंट्स। ठीक है, तो इसका जो है, इस पेपर को हम ओपन करते हैं। दिख रहा है सभी को? मैं बड़ा थोड़ा सा लार्ज करूं इसको? हम कर लेते हैं अपने एंड पे, दिख रहा है मैम। अच्छा ठीक है, चलिए अब देखिए यहाँ पे जो ये है ना, इतने सारे ऑथर, कितने सारे? ये 1 2 3 4 5। यस मैम, ठीक है, इसमें से मेन किसका लिखें? ठीक है, तो ये 5 ऑथर है। 5 ऑथर में से जो है ना, जो ये ऑथर होते हैं, जब भी आप पेपर लिखते हैं, ठीक है, तो इन ऑथर का बोलते हैं कि ये इनका जो है, जो पहले ऑथर होते हैं, इनका 60% का वेटेज होता है। मतलब 60% काम इनका किया होता है। जो ये मेन ऑथर होते हैं, हर पेपर में जो पहला ऑथर होता है वो मेन ऑथर होता है। ठीक है, जैसे मैं कोई रिसर्च पेपर लिख रही हूँ तो मैं उसकी मेन ऑथर हूँ। ठीक है, ये होता है आपके रिसर्च सुपरवाइजर। रिसर्च सुपरवाइजर मतलब जो है, मैं जिनके अंदर पीएचडी कर रही हूँ। ठीक है, फिर उसके बाद आता है आपका को रिसर्च सुपरवाइजर। देखिए पहले हम गाइड और को गाइड बोलते थे, अब ये चला गया। अब हम लोग को गाइड नहीं बोलना चाहिए, गाइड के बदला अब आ गया है रिसर्च सुपरवाइजर। यूजीसी ने बोला है कि अब गाइड को गाइड नहीं बोलना है, अब बोलना है रिसर्च सुपरवाइजर या को रिसर्च सुपरवाइजर। ठीक है, तो ये रिसर्च सुपरवाइजर हो गए जिनके अंदर इन्होंने पीएचडी किया होगा। और अगर ये पीएचडी स्टडी नहीं होगी तो इनके कॉलीग वगैरह होंगे। मतलब अब हर पेपर तो पीएचडी पेपर नहीं होता है। अब जैसे मैं पीएचडी कर रही हूँ, तो जो पेपर मैं पब्लिश कर रही हूँ पीएचडी पेपर होगा। मान लीजिए मुझे डिग्री मिल जाएगी, तो मुझे तो कोई गाइड के अंदर नहीं करने की जरूरत है ना। ठीक है, मैं तो खुद ही गाइड बनूंगी। अगर मैं कोई यूनिवर्सिटी ज्वाइन करती हूँ तो मेरे अंडर लोग पीएचडी करेंगे, तो मैं जो अपना पेपर लिखूंगी तो मुझे तो उसमें फिर कोई गाइड की जरूरत नहीं है, वो तो मेरा सेल्फ पेपर होगा। तो जरूरी नहीं है कि ये जो है ना आपका रिसर्च मतलब रिसर्च सुपरवाइजर या को रिसर्च सुपरवाइजर हो सकता है कि जहां आपने ज्वाइन किया हो, जिस यूनिवर्सिटी में ज्वाइन किया हो या जिस हॉस्पिटल में ज्वाइन किया हो, इन सब लोगों ने आपकी हेल्प की हो। लेकिन जो भी मेन ऑथर होता है वो पहला ऑथर ही मेन ऑथर होता है, जिसका हम 60% वेटेज बोलते हैं। और इधर जितना ऑथर बढ़ते जाते हैं ना, पेपर का मेन ऑथर का वेटेज कम होता जाता है। मान लीजिए कि यहाँ पे जो है
जो पहले ऑथर है इजूरा जो लिखा हुआ है यहाँ पे, मान लीजिए ये और ये होते सिर्फ, ठीक है, और ये जो है हमारे 3 नहीं होते, जैसे 1 2 3 ये नहीं होते, ठीक है, तो क्या होता कि इनका इन दोनों का वेटेज जो है ना इसमें जो है मान लीजिए इनका 80 का हो जाता, इनका 20 का हो जाता या 30 का। मतलब कहने का मेरा मतलब है कि मेन ऑथर का जो सबसे पहला ऑथर है उसका वेटेज हमेशा ज्यादा होता है पेपर का, उसी के नाम से पेपर जाना जाता है। बाकी जो ऑथर्स होते हैं उनके हेल्पिंग हैंड होते हैं, यानी तो बहुत बारी जो है, अभी आपको मैं पढ़ाई नहीं हूँ, वो एक्चुअली नेट में आता भी नहीं है, आपका कभी क्वेश्चन नहीं आया है उसके ऊपर। तो उसको ऑथरशिप में क्या होता है ना कि बहुत तरह से ऑथरशिप होते हैं, गेस्ट ऑथरशिप होते हैं, गोस्ट ऑथरशिप होते हैं। बहुत बारी हम ऐसे लोगों का नाम दे देते हैं अपने पेपर में जिससे छपने की चांसेस ज्यादा हो जाए। जैसे कि हम लोग की यूनिवर्सिटी में गुरुजी है, तो गुरुजी के नाम से हजारों पेपर छपे हुए हैं, तो हम क्या करते हैं, बहुत बारी क्या होता है कि गुरुजी का नाम देते हैं, HR नागेन, कि मेरे पेपर का जो है वेटेज बढ़े, तो उनको गेस्ट ऑथरशिप बोलते हैं, मतलब उनका कोई कंट्रीब्यूशन नहीं है मेरे पेपर में, लेकिन क्योंकि मैं उनका नाम इसलिए दे रही हूँ कि जो है मेरे पेपर का वेटेज बढ़े, उसको गेस्ट ऑथरशिप बोलते हैं। बहुत बारी क्या होता है कि आपने काम नहीं किया हो, पेपर आपने किसी और से लिखवा दिया हो, नाम आपने अपना दे दिया हो, तो उसको गोस्ट ऑथरशिप बोलते हैं, ठीक है। तो इस तरह बहुत तरह का ऑथरशिप होता है। तो आपके नेट में कभी इसका क्वेश्चन आया नहीं है, इसलिए लेकिन आप लोग जान के रखिए इस चीज को कि बहुत बारी हम नाम जो है अपने पेपर का वेटेज बढ़ाने के लिए देते हैं, तो उसको गेस्ट ऑथरशिप बोलते हैं। मान लीजिए किसी ने किसी से लिखवा लिया, हमने अपना पेपर लिखा नहीं और नाम अपना दे दिया हमने, तो वो गोस्ट ऑथरशिप हो गया, ठीक है। तो इस तरह के ऑथर्स होते हैं। तो ये आपके जो है जो पहले ऑथर है यही है। और कभी अगर बहुत ज्यादा ऑथर हो ना, जैसे मान लीजिए यहाँ पे 15 ऑथर हो जाए, तो ET ऑल लिखिए, ठीक है। मैं आपको दिखा देती हूँ सर्च करके, पहले ऑथर के नाम के साथ जो है ये लगा दीजिए, देखिए ET ऑल, इसका मतलब होता है कि इस ऑथर, मतलब इसमें जो है बहुत सारे ऑथर थे, तो उतना हमने नाम नहीं लिखा है, और हमने जैसे हम लिखते हैं ना ETC एक्सेट्रा, उसी तरह जब ऑथर बहुत सारे हो हम लिख नहीं सकते हैं, तो पहले ऑथर का नाम लिख करके इट ऑल लगा देना चाहिए, ये वाला, ठीक है। दिख रहा है सबको? यस मैम। ठीक है, तो ये वर्ड याद रखिए कि जब आपके पास बहुत सारे ऑथर है, उस दिन मुझसे किसी ने पूछा था कि मैम बहुत सारे ऑथर है, अगर बहुत सारे ऑथर है तो सबका नाम नहीं लिखना है, पहले ऑथर का नाम लिख करके इट ऑल कर दीजिए, ठीक है। तो उससे इससे समझ में आ जाता है कि इसके और भी ऑथर्स है, ठीक है। चलिए, ऑथर सबको क्लियर हो गया। कॉरस्पॉन्डिंग ऑथर क्या होता है? कॉरस्पॉन्डिंग ऑथर वो होता है जो हमें जब जर्नल में हम पब्लिश कराते हैं ना, जैसे मान लीजिए क्यूरियस का पेपर है, और क्यूरियस के पेपर में जो है, अब इतने सारे लोग तो जो है क्यूरियस के साथ जर्नल में नहीं भेजा होगा ना, इन सब में से कोई एक होगा जिसने जर्नल के साथ कम्युनिकेट किया होगा, ठीक है। तो जो ऑथर जर्नल के साथ कम्युनिकेट करता है उसको कॉरस्पॉन्डिंग ऑथर बोलते हैं। जैसे कि जर्नल के साथ जितना, जो क्यूरियस जर्नल है, नेचर का जर्नल है, ये बहुत अच्छा जर्नल माना जाता है इसको, तो और ये चार्ज भी लेते हैं अच्छा खासा, मतलब ये करने के लिए, मतलब समटाइम्स क्या होता है ये फ्री में भी पब्लिश हो जाता है, समटाइम्स क्या होता है ये डॉलर में भी चार्ज करते हैं आपसे पेपर पब्लिश कराने का। तो अब ये पॉसिबल तो नहीं कि सारे मिल करके जो है इनके एडिटर को भेजे ये पेपर, कि कोई इसमें से कोई एक ही होगा जो कम्युनिकेशन करेगा जर्नल से। तो जो कम्युनिकेशन करता है, जो अपने पेपर को जो है, कोई एक ऑथर होता है जो जर्नल से जो है ईमेल भेजता है, अपने पेपर को भेजता है, जो जितनी सारी बातचीत होती है वो देखता है, उसको हम कॉरस्पॉन्डिंग ऑथर बोलते हैं। तो कॉरस्पॉन्डिंग ऑथर इसमें जो है हमारा पहले ऑथर ही है, इजूरा जो लिखा हुआ है इजूरा ही पहले ऑथर है ना। तो ये आपके इसको बोलते हैं कॉरस्पॉन्डिंग ऑथर, ठीक है। अब जैसे कि मान लीजिए कि यहाँ पे लिखा है ना रिव्यू बिगेन, तो इन्होंने इस डेट को रिव्यू के लिए भेजा होगा, 9/11/2000, नहीं ये 11/9/2024 है, और 17/9/2024 को इनका रिव्यू एंड हुआ, और 22 सितंबर को जो है ये इनका पेपर पब्लिश हो गया। तो ये सारा इसमें डिटेल दिया रहता है कि ये जो पहले ऑथर है, इन्होंने किस दिन जो है क्यूरियस में अपना जो है पेपर डाला, कब इनका रिव्यू पेपर एंड हुआ,
और कब पब्लिश हुआ, ये सारा डिटेल यहाँ दिया हुआ है आपका। ठीक है। DOI होता है DOI होता है डिजिटल ऑब्जेक्ट आइडेंटिफायर। ये DOI यूनिक नंबर होता है। जैसे ये नंबर और किसी भी जर्नल में नहीं, और किसी भी पेपर में नहीं होगा। जैसे हमारा बैंक में लाखों अकाउंट होता है ना, लेकिन अकाउंट नंबर सबका अलग अलग होता है। तो हम अपने, मेरे नाम से तो बैंक अकाउंट नहीं आता है, लेकिन मेरे बैंक अकाउंट नंबर से जो है, जब हमें बैंक अकाउंट नंबर देते हैं तो हमारा सारा डिटेल आ जाता है। उसी तरह इस पेपर का DOI होता है, हर पेपर का DOI होता है, डिजिटल ऑब्जेक्ट आइडेंटिफायर होता है इसका फुल फॉर्म, और ये यूनिक नंबर होता है। ठीक है। इस नंबर से ही जो है पेपर जो है हम आराम से सर्च कर सकते हैं। ठीक है। क्योंकि अगर इजूरा ये इन सब के नाम से करेंगे तो हमारे नाम से तो हो सकता है बहुत सारे पेपर हो, किसी के नाम से हजारों पेपर हो, किसी के नाम से 100 पेपर हो, किसी का 50 पेपर हो, तो ये डिफिकल्ट हो जाता है सर्च करने में। तो हम क्या करते हैं, इस पेपर का DOI नोट कर करके इससे भी हम गूगल स्कॉलर पे सर्च कर सकते हैं। तो ये सेम यही पेपर खुल के आएगा आपके पास। तो हर पेपर का DOI नंबर यूनिक होता है। ठीक है। उसके बाद है आपका, उसके बाद क्या है, ईयर में किसी को कोई प्रॉब्लम है? जैसे इसमें ईयर डालना हो तो आपका 2024 है, यहाँ पे ईयर दिया हुआ है, ऑथर हमने देख लिया, ईयर यहाँ पे दिया हुआ है 2024। उसके बाद हमारा टॉपिक क्या था, पर्पस। अब देखिए, सॉरी, टाइटल ऑफ द स्टडी। टाइटल ऑफ द स्टडी आपका यहाँ दिया हुआ है, ये आपका पर्सपेक्टिव ऑन सेल्फ मैनेजमेंट एंड मेडिटेशन, अ क्वालिटेटिव स्टडी ऑफ एडोलेसेंट विद टाइप 1 डायबिटीज मेलिटस एंड देयर पेरेंट्स। ठीक है। मैम हाँ। ईयर में मतलब जैसे 3 है, एक तो रिव्यू वाला बिगिन हो गया, रिव्यू एंड और कॉपीराइट वाला, तो जो लास्ट वाला ही लिखना है ना, जब रिव्यू हाँ, एंड हुआ था। हाँ हाँ, जब पेपर पब्लिश होता है ना, तो पब्लिश पेपर ईयर का ही देना है। ठीक है। ऐसे तो तीनों में ईयर सेम ही है, लेकिन मान लो अगर यहाँ पे जो है 2023 होता तो क्या मैम, किसी तो का हम अलग publish, हाँ, जिस दिन पब्लिश हुआ है उस दिन का ही ईयर हम डालते हैं। ठीक है। टाइटल ऑफ द स्टडी, टाइटल ऑफ द स्टडी जो है यही है। अच्छा, एक बात मुझे बताइए, इसमें क्वालिटेटिव स्टडी लिखा हुआ है, मैं आपको क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव बताई थी ना। क्वांटिटेटिव क्या होता है, क्वालिटेटिव क्या होता है, तो ये स्टडी कैसी होगी अगर इसमें क्वालिटेटिव लिखा है? हाँ क्वालिटेटिव बुक। हाँ, तो कैसी स्टडी होगी? इंटरव्यू वगैरह बेस्ड होगी मैम। हाँ ठीक है, ये इंटरव्यू वगैरह होगी। और इसमें क्या स्टैट्स वगैरह यूज हुआ होगा? मैम स्टेट्स यूज नहीं होंगे इसमें मैम, क्वेश्चन आंसर सिस्टम यूज होगा, जैसे साइकोलॉजी वाले यूज करते हैं ना इंटरव्यू, हाँ, वही जो आपने बताया था कि हम जैसे किसी का रिव्यू देते हैं कि हमने अमेजोन से कोई मंगाया और उसको लिखते हैं, वैसे ही होगा मैम। अच्छा अच्छा, ठीक है ठीक है। चलिए, अब चलिए इस पेपर का मैं बता दूंगी। देखिए इसमें कीवर्ड्स भी लिखा है, देखिए यहाँ पे कीवर्ड्स लिखा है ना, इस कीवर्ड से भी आप सर्च करेंगे तो आपको मिल जाएगा। जैसे कि टाइटल में देखिए, टाइटल में एडोलेसेंट भी लिखा है, मेडिटेशन भी लिखा है, टाइप 1 डायबिटीज भी लिखा है। ये जो डायबिटीज डिस्ट्रेस के बारे में होगा, डायबिटीज सेल्फ मैनेजमेंट के बारे में होगा, डायबिटीज टाइप 1 डायबिटीज मेलिटस के बारे में होगा। तो ये जो भी आपके टाइटल में है ना, वही आपका कीवर्ड बनता है। जो भी आप रिसर्च टॉपिक बनाते हैं, रिसर्च का टाइटल बनाते हैं, उसी से आपको कीवर्ड निकालना होता है। ठीक है। टाइटल सबको समझ में आ गया कि टाइटल क्या होता है? जो रिसर्च का ये है, इसको हम टाइटल बोलते हैं, ये जो आपका ये। ठीक है। पर्सपेक्टिव, अच्छा इसका क्वेश्चन क्या हुआ होगा, रिसर्च क्वेश्चन? चलिए ये आप टाइटल लिख लीजिए और कल मुझे बताइएगा कि इसका रिसर्च क्वेश्चन क्या होगा। अगर जब इस ऑथर ने रिसर्च डिजाइन किया होगा तो हमारा सबसे पहले क्वेश्चन क्या था, प्लानिंग में सबसे पहले क्या आता था, रिसर्च क्वेश्चन, कि योगा डायबिटीज पे काम करेगा कि नहीं, ऐसे करके हमारा क्वेश्चन था ना। कि पहले हम एक क्वेश्चन बना, जो सबसे पहला स्टेप था हमारा प्लानिंग का। प्लानिंग, फिर क्या था, डेटा कलेक्शन, डेटा एनालिसिस था ना।
लिटरेचर रिव्यू के जो पहले पढ़ाया था मैंने आपको, यस भूल मैम गए? यही होगा क्या, प्रोस्पेक्टिव ऑन सेल्फ मैनेजमेंट एंड मेडिटेशन ऑन आप लोग ये डायबिटीज लिख के मेलाइटिस? रखिए, ठीक है? कल मुझे इसका रिसर्च क्वेश्चन बताइएगा कि इसका रिसर्च क्वेश्चन क्या होगा, ठीक है? देखिए, अगर आप लोग इस तरह से दिमाग, मतलब इस तरह से आप प्रैक्टिकली पढ़ेंगे ना, तो आपको, आपके लिए अच्छा, आप गलत बताइए, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, मैं करेक्ट करने के लिए बैठी हूँ आपको यहाँ पे, लेकिन खुद से पहले ट्राई करके आइए। मैं बता दूंगी तो फिर आप अपना दिमाग नहीं लगाएंगे कि इसका क्वेश्चन क्या होगा। ये जो टाइटल है, इसका कुछ ना कुछ तो रिसर्च क्वेश्चन रहा होगा ना। जब इसको प्लानिंग हमने किया होगा इस रिसर्च को, तो कुछ ना कुछ रिसर्च क्वेश्चन रहा होगा। तो आप मुझे कल बताइएगा कि रिसर्च क्वेश्चन क्या होगा। मैम डायबिटीज किस उम्र के लोगों को होता है, ये इसका टाइटल मैम ज्यादा क्वेश्चन रहेगा। अच्छा ठीक है, मैं कल इसको डिस्कस करूंगी। आप कल याद रखिएगा, कल क्लास होने के पहले हम ये रिसर्च क्वेश्चन क्या होगा, जो हमारा सबसे पहला स्टेप है, ठीक है, वो डिस्कस करेंगे इसका, ठीक है? चलिए, अब टाइटल भी सबको समझ में आ गया, इसमें कोई किसी को दिक्कत कि टाइटल क्या होता है? तो हम सबसे पहले हम लोग क्या लिखना है, ऑथर, ऑथर के बाद लिखना है ईयर, ईयर के बाद लिखना है टाइटल, ठीक है? उसके बाद क्या है? मैम वो टाइटल में सारा ही लिखना है या शॉर्ट फॉर्म? ये नहीं नहीं, टाइटल पूरा लिखना है, टाइटल में कोई शॉर्ट फॉर्म नहीं, ओके। ठीक है? अब देखिए, अब क्या है पर्पस और ऑब्जेक्टिव। अब इसका पर्पस और ऑब्जेक्टिव क्या है इस पेपर का? चलिए इस पेपर में देख लेते हैं पहले। तो हम यहाँ पे एब्स्ट्रैक्ट पढ़ के भी समझ सकते हैं कि ये पेपर किस चीज के ऊपर है। ये जो एब्स्ट्रैक्ट है ना, ये शॉर्ट फॉर्म दिया हुआ है, ठीक है? जो ये आपका पेपर बहुत लेंथी होता है, क्योंकि 5-5 7-7 पेज का भी कभी कभी पेपर हो जाता है। तो एब्स्ट्रैक्ट में क्या होता है, आपको जो है ये उसका शॉर्ट फॉर्म दिया रहता है, कि मतलब अगर आपके पास बहुत ज्यादा टाइम नहीं हो तो आप एब्स्ट्रैक्ट पढ़ के भी इस पेपर को समझ जाइए। उसका छोटा एक बोलते ना, क्या बोलते हैं हिंदी में उसको? समरी मैम बना, समरी हाँ? टाइप का समरी। सार, शॉर्ट समरी मैम। हाँ हाँ, तो ये जो है ना आपका रिसर्च का, जितना आप नीचे पढ़ेंगे ना, उसी का ये शॉर्ट फॉर्म दिया हुआ है कि इसे मेथड क्या इस्तेमाल मैम शोध सार? हाँ, बोल सकते हैं, ठीक है? तो जैसे कि मेथड में है, क्या है ये मेथड में, 8 एडोलेसेंट्स। एज, एडोलेसेंट्स का एज क्या होता है, क्या होता है? 13 to 18. हाँ? 13 to 18. 60, बारह से यहाँ पे तो 12 to 16। 12 to 16। देखिए WHO के हिसाब से, जब भी हम रिसर्च का, कल इविडेंस बेस्ड कोई पूछ रहा था ना मेरे से, इविडेंस बेस्ड होता है कि सबूत के आधार पे, ठीक है? तो इविडेंस बेस्ड होता है, जैसे कि हमें अगर कोई पूछे एडोलेसेंट का एज क्या होना चाहिए, तो ऐसे बहुत सारे मतलब ऑर्गेनाइजेशन ने अलग अलग दिया, लेकिन WHO को हम मानते हैं रिसर्च में, जो मतलब ऑथेंटिक हो। जैसे WHO पूरे मतलब पूरा वर्ल्ड उसको मानता है, तो WHO के हिसाब से 10 से लेके 19 साल के बच्चे को हम एडोलेसेंट बोलते हैं। एडोलेसेंट में भी 3 भाग में डिवाइड है, अर्ली, मिडिल और लेट। अर्ली एडोलेसेंट, मिडिल एडोलेसेंट और लेट एडोलेसेंट, उसमें भी एज डिवाइडेड है, वो WHO के हिसाब से, ठीक है? तो जब भी हम किसी को रेफरेंस देते हैं, तो हमें कोई स्टैंडर्ड बॉडी को, क्योंकि ये रिसर्च पेपर पूरे वर्ल्ड में पढ़ रहे होंगे ना, कोई अफ्रीका से पढ़ रहा होगा, कोई इंग्लैंड से पढ़ रहा होगा, कोई US से पढ़ रहा होगा, तो हम हमेशा ऐसा ऑथेंटिक ऑर्गेनाइजेशन का नाम जान देते हैं कि जिसके बेसिस पे जो है, जिसको सब लोग जान रहे हो, ठीक है? तो 8 एडोलेसेंट्स एज्ड 15 to 19 ईयर्स, ये आपका लेट एडोलेसेंट का एज है, ठीक है? हु हैड बीन डायग्नोज्ड विथ टाइप 1 TI का, TIDM का मतलब है, देखिए यहाँ पे दिया हुआ है, TIDM का मतलब क्या होता है, टाइप 1 डायबिटीज मेलिटस। यहाँ पे एक बार बता दिया गया, तो अब ये बार बार आपको TIDM ही मिलेगा, ठीक है? डायग्नोज विथ टाइप 1 डायबिटीज मेलिटस for more than a year were invited to participate in a 40 to 60 minutes of semi structured one-on-one interview। ये क्वालिटेटिव स्टडी है, तो इसमें क्या होगा, आपका रिटर्न में लिया जाएगा इनसे, ठीक है? Their parents were also invited to participate in the study
Three of the 8 parents invited were able to participate in the study. Participants were asked about perceived psychological barrier and facilitators of diabetes self-management and their beliefs about meditation as a tool for addressing some of the psychosocial barrier to self-management. Data were analyzed using NVivo 10, USSR इंटरनेशनल, मेलबोर्न ऑस्ट्रेलिया. ये ऑस्ट्रेलिया का पेपर है, किसी ऑस्ट्रेलियन ने लिखा है इसको. Conventional content analysis was conducted based on the inductive coding approach. ठीक है, तो हमको इससे मतलब नहीं है, हमें मतलब क्या है कि आपका पर्पस क्या है, ऑब्जेक्टिव क्या है. तो ऑब्जेक्टिव ऑफ द स्टडी क्या हो गया इसका. और देखिए पेपर का हूबहू नहीं उतारना है. देखिए जब भी आप लिटरेचर रिव्यू कीजिए ना, तो ऐसा नहीं है कि आप कॉपी पेस्ट कर लीजिए. रिसर्च में कभी भी आपको कॉपी पेस्ट नहीं करना चाहिए. चलिए ये तो आप कर सकते हैं, ऑथर है इस ये कॉपी पेस्ट कीजिए, ईयर भी कॉपी पेस्ट कीजिए, टाइटल भी कॉपी पेस्ट कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है. लेकिन पेपर का ऑब्जेक्टिव क्या है, ये आपको खुद से लिखना है अपने लैंग्वेज में. पेपर हमने पढ़ लिया, ठीक है, क्या पढ़ा अभी हमने कि क्वालिटेटिव मेथड के थ्रू क्या करना चाहते हैं, क्या करना चाहते हैं बताइए. अभी मैं पढ़ के बताई ना आपको. एडोलेसेंस में मैम टाइप 1 डायबिटीज और मेलाइटिस की और उनके साथ में उनके पेरेंट्स का क्वालिटेटिव स्टडी करना चाहते हैं. क्वालिटेटिव स्टडी किसके ऊपर करना चाहते हैं, उस स्टडी का टॉपिक क्या है. मैम जो डायबिटीज मतलब एज है ना 10 से आपने 15 से 19 दिखाया, तो जो बच्चे डायबिटीज टाइप 1 डायबिटीज से वो है प्रभावित है, तो उसका मतलब इंटरव्यू के माध्यम से उसके और जो है उसके पेरेंट्स का रिव्यू लेना चाहते हैं कि क्या. हाँ, बिलीफ लेना चाहते हैं. जी मैम. ठीक है, कि उनका क्या विश्वास है कि जैसे कि मैं आपसे पूछी, मान लीजिए आप लोग यहाँ 50 लोग बैठे हुए हैं, मैंने आपसे पूछा कि आप लोग, बहुत सारे लोग होंगे जो मेडिटेशन को मानते होंगे, बहुत सारे लोग होंगे कि वो जैसे कि ओम मेडिटेशन पे बहुत सारा रिसर्च हुआ है. तो जैसे 50% रिसर्च ये कहता है कि ओम मेडिटेशन से जो है कुछ नहीं होता है और सिर भारी हो जाता है, बच्चों को नहीं करना चाहिए. बहुत सारा पेपर ये कहता है कि ओम मेडिटेशन बहुत इफेक्टिव है. ठीक है, तो हम लोग अपने अपने बिलीफ, सबका बिलीफ अलग अलग होता है ना. मैं अगर आपके 50 लोगों से एक क्वेश्चन पूछूं तो 50 का बिलीफ एक जैसा तो नहीं होगा. मेडिटेशन को लेकर के एक जैसा बिलीफ होगा बताइए. अगर मैं आपसे ये पूछूं कि कि आपका जो है मेडिटेशन को लेके क्या बिलीफ है और आप मेडिटेशन कितनी बार करते हैं. ठीक है, अगर किसी ने कहा कि नहीं मैं तो मेडिटेशन मुझे बहुत हेल्पफुल करता है, मैं तो बहुत अच्छा मतलब ये करता हूँ ये, और फिर मैं उससे अगर ये पूछती हूँ कि जो है आपका जो मतलब आप क्या कंटिन्यू करते हैं, रेगुलर करते हैं, कंसिस्टेंसी है आपके इसमें, तो फिर वो बोलते हैं कि नहीं, कभी जो है हमें ऐसा हो जाता है, कभी रूटीन वर्क में नहीं हो पाता है, कभी हम बाहर चले जाते हैं, बहुत तरह का इस तरह का होता है ना. तो इंटरव्यू के बेस में आपका जो है ना, पिछले से पिछले साल एक क्वेश्चन आया था इसी के ऊपर कि एक रिसर्च हुआ है, उसमें इंटरव्यू हो रहा है. तो इंटरव्यू में देखिए उसमें 2 चीज पूछा था उन्होंने. ठीक है, स्ट्रक्चर्ड और अनस्ट्रक्चर्ड इंटरव्यू कंफ्यूज करने के लिए. ठीक है, पिछले से पिछले साल का कोई पेपर अगर आप लोग देखेंगे तो इंटरव्यू के बेसिस पे एक क्वेश्चन आया था, मुझे याद आ रहा है. तो उसमें जो है स्ट्रक्चर और अनस्ट्रक्चर इंटरव्यू था. ठीक है, कि एक रिसर्चर जो है इंटरव्यू लेने गया है और एक मतलब उसको एक बना, मुझे पूरा क्वेश्चन तो याद नहीं है अभी, तो उसमें जो ऑप्शन था वो स्ट्रक्चर या अनस्ट्रक्चर्ड होता. ठीक है, तो इंटरव्यू भी समझ लीजिए कि आपका इंटरव्यू 2 तरह का होता है. स्ट्रक्चर इंटरव्यू होता है कि मेरे पास सेट ऑफ क्वेश्चन लिखा हुआ है कि पहले मैं आपसे पूछी आपका नाम क्या है, फिर पूछी कि आपका कॉलेज कौन सा है, मतलब मैं लिख के 10 क्वेश्चन बना के रखी हूँ. अनस्ट्रक्चर्ड क्वेश्चन क्या होता है कि आप जैसा आंसर देते गए उस हिसाब से मैं क्वेश्चन पूछते गई. मतलब वो 10 क्वेश्चन मैं बना के नहीं रखी हूँ, वो 10 क्वेश्चन मैं आपके रिप्लाई के बेसिस पे आपसे पूछ रही हूँ. ठीक है, तो जो स्ट्रक्चर्ड होगा वो पहले से डिटरमाइंड होगा, मतलब पहले से वो लिखा होगा, वो सबके लिए सेम होगा.
ठीक है। जो अनस्ट्रक्चर इंटरव्यू होता है वो जो है आप बोलते जा रहे हैं और मैं आप ही के जो है आंसर से क्वेश्चन पूछते जा रही हूँ, ठीक है। तो उसको अनस्ट्रक्चर इंटरव्यू बोलते हैं। तो बच्चे पिछले से पिछले वाले में कंफ्यूज हो गए थे ये 2 वर्ड में, ठीक है। एक बार आया हुआ है तो हो सकता है फिर से आए, तो इसको कॉन्सेप्ट क्लियर रखिएगा कि स्ट्रक्चर इंटरव्यू वो हो गया कि जिसमें मुझे 10 क्वेश्चन पहले से पता है कि मुझे क्या पूछना है और सबसे पूछना है ये 10 क्वेश्चन। और अनस्ट्रक्चर इंटरव्यू हो गया कि जैसा आप मुझे रिप्लाई कर रहे हैं उसी हिसाब से मैं अलग अलग क्वेश्चन पूछते जा रही हूँ, सबके लिए क्वेश्चन सेम नहीं हो, ठीक है। तो कभी कभी हमारा ऐसा भी होता है, मतलब अनस्ट्रक्चर इंटरव्यू भी होता है रिसर्च में, ठीक है। तो इसका जो है हमारा क्या है, अब से जो भी आप ये करके लाएंगे लिटरेचर रिव्यू, पर्पस ऑब्जेक्टिव आपको अपने लैंग्वेज में लिखना है। इसका जो है अगर आपको जो है नहीं पेपर पढ़ने का बहुत टाइम मिल रहा है, अगर नहीं हो पा रहा है, तो यहाँ देखिए एब्स्ट्रैक्ट में भी बिल्कुल शॉर्ट में क्लियर लिखा रहता है। अगर आप इसको भी पढ़ेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा ये पेपर क्या चीज है, किस चीज पे बेस्ड है, इसका पर्पस क्या है पेपर का, ठीक है। तो आपका पर्पस और ऑब्जेक्टिव क्या है पेपर का कि एक क्वालिटेटिव जो है हमारा इंटरव्यू बेसिस पे हम टाइप 1 डायबिटीज लोगों का, जिसमें पेरेंट्स भी इन्वॉल्व है, उनका क्या बिलीफ है मेडिटेशन को लेकर के, ठीक है। और मेथोडोलॉजी जो है मेथड पे तो मैंने पढ़ाया ही था आपको, यानी तो क्वांटिटेटिव होगा या क्वालिटेटिव होगा। तो इसके तो टॉपिक से ही पता चल जा रहा है, टाइटल से, कि ये क्वालिटेटिव स्टडी है ना। तो इस टाइटल से ही देखिए, टाइटल से ही पता लग गया हमें कि जो इसका मेथड है, मेथड में क्या क्या था, टाइप्स ऑफ रिसर्च में मैं पढ़ाई थी ना आपको, क्या क्या था उसमें, स्कोप के, अप्रोच के बेस, मतलब 3 बताया था आपने। हाँ, तो मेथड के बेसिस पे क्या था, क्वालिटेटिव, क्वांटिटेटिव। ठीक है। तो मेथड के बेसिस पे क्या होगा आपका मेथोडोलॉजी आपका, कि ये क्वालिटेटिव स्टडी है, ठीक है। की फाइंडिंग क्या है, ये क्या लिखा है, डायबिटीज, डिस्ट्रेस, सेल्फ मैनेजमेंट, परसीव, नहीं, ये की फाइंडिंग नहीं हुआ, ये कीवर्ड नहीं लिखना था आपको यहाँ पे। की फाइंडिंग मतलब इस पेपर का फाइंडिंग क्या है, मतलब क्या क्या पाया गया, क्या पता चला हमें, ठीक है। ये देखिए, ये जो है ना आपने फाइंडिंग यहाँ लिखा हुआ है, स्टडी फाइंडिंग हाइलाइट्स द सिग्निफिकेंट साइकोलॉजिकल, आपने ये कॉपी पेस्ट कर दिया पेपर का पूरा। ये 3 चीज आपको कॉपी पेस्ट नहीं करना है, एक तो आपका पर्पस हो गया, एक की फाइंडिंग हो गया, और रिलेवेंस टू करेंट रिसर्च। ये आपको खुद से अपने लैंग्वेज में लिखना है समझ करके, पेपर को कॉपी पेस्ट करेंगे तो फिर नहीं समझ में आएगा आपको। हाँ, किसी ने हैंड रेज किया है। मैम तो की फाइंडिंग जो है मैम, ये कैसे हम अपने लैंग्वेज में लिखेंगे? क्योंकि मैम जैसे हम जितना भी रिसर्च पढ़ते हैं तो उसमें वही लिखते हैं कि जिसके माध्यम से हम मतलब उस कीवर्ड से उस रिसर्च पेपर को ढूंढ सके। जैसे हम आपने बताया कि इफेक्ट ऑफ मेडिटेशन ऑन योग, तो मैम इसमें मेडिटेशन भी आएगा, योग भी आएगा, और जो उसमें हमने प्रोसेस यूज किया है वो भी आएगा की फाइंडिंग में। तो फिर मैम इसमें अपना लैंग्वेज कैसे लाएंगे, ये थोड़ा बताइएगा। देखिए की फाइंडिंग और कीवर्ड्स अलग अलग होता है। की फाइंडिंग का मतलब है कि उस पेपर का कंक्लूजन क्या निकला, क्या खोज, मतलब उस रिसर्च को करके हमें क्या पता चला। जैसे कि मेरा रिसर्च क्वेश्चन था कि क्या मेडिटेशन डायबिटीज पे कोई असर करेगा, इफेक्ट ऑफ मेडिटेशन था ना, जी है ना। मैम। तो जी उसका मैम। आपने जब रिसर्च कर लिया तो आपने क्या पाया, ये पूछ रहा है यहाँ पे, कि आपने यहाँ रिसर्चर जो है रिसर्च कर चुका है, मेथड पहुंच गया, ऑब्जेक्टिव हो गया, उसका मेथोडोलॉजी हो गया। अब आपसे पूछा जा रहा है कि रिसर्च होने के बाद जो है क्या रिजल्ट मिला आपको, आपका रिजल्ट क्या था, ये जो रिसर्च हुआ उसमें क्या पाया आपने। जैसे कि यहाँ पे की फाइंडिंग यहाँ पे लिखा हुआ है, स्टडी फाइंडिंग हाइलाइट्स द सिग्निफिकेंट साइकोलॉजिकल चेंज दैट एडोलेसेंट विद टाइप 1 डायबिटीज मेलिटस फेस एंड द अर्जेंट नीड फॉर accessible peer-led and family-driven intervention that improve well-being and health outcomes in this population। ठीक है, ये पूरा कॉपी पेस्ट किया हुआ, कभी भी कॉपी पेस्ट मत कीजिए। आप खुद सोचिए कि आपको पढ़ के क्या समझ में आया है इसमें। मैम वही, मतलब जैसे कोई की फाइंडिंग में जैसे मैम कोई स्टोरी लिखते हैं तो उसका निष्कर्ष हमें क्या निकला। बिल्कुल, उसका निष्कर्ष क्या निकला, वही आपका निष्कर्ष लिखना है आपको यहाँ पे।
ठीक है, कि आपने पेपर पढ़ लिया तो मॉरल ऑफ द स्टोरी क्या है, आपका कहानी पूरा हो गया। तो मॉरल ऑफ द स्टोरी क्या है, बस वही आपका जो है की फाइंडिंग है कि आपको जो है आपका रिजल्ट क्या आया। आपका जैसे कंक्लूजन देखिए इस पेपर में लिखा होगा। की फाइंडिंग और कीवर्ड मैम दोनों अलग अलग चीज है। की हाँ, फाइंडिंग कीवर्ड तो तब यूज करते हैं जब हमें पेपर खोजना होता है। जैसे अभी पेपर खोजने के लिए मैं कीवर्ड यूज की ना, डायबिटीज लिखी, मेरी के लिए जो हम वर्ड यूज करते हैं, जैसे यहाँ देखिए कीवर्ड लिखा हुआ है, ये की फाइंडिंग नहीं है, ये कीवर्ड है। ठीक है, ओके मैम। तो जिस वर्ड से हम पेपर सर्च करते हैं टाइटल मतलब अपने पेपर को खोजने के लिए, उसको कीवर्ड बोलते हैं। की फाइंडिंग का मतलब हो गया कि जैसे ये कंक्लूजन है, रिजल्ट है, ये सब की फाइंडिंग है आपका पेपर का, आपका जो रिजल्ट क्या हुआ। ठीक है, इसको बोलते हैं। तो आप इसको रिजल्ट कंक्लूजन को पढ़ के आपको मतलब आप एब्स्ट्रैक्ट पढ़िए अभी। ठीक है, एब्स्ट्रैक्ट छोटा सा है, पहले एब्स्ट्रैक्ट पढ़ लीजिए तो आपको समझ में आ जाएगा ये पेपर, इसी को आपको एलोबरेट करके पूरा पेपर में दिया हुआ है। ठीक है, बैकग्राउंड, मेथड, ठीक है, ये यही सब आपको जो है नीचे पूरा जो है डिटेल में दिया हुआ है समझ में? जी मैम। ठीक है, आप लोगों को समझ में आ गया? तो ये चीज है, इतने में किसी को कोई दिक्कत? अभी तक कोई दिक्कत आप लोग को? नो मैम। नो मैम। टीआईडीएम का फुल फॉर्म क्या है मैम? टीआईडीएम का फुल फॉर्म है? अच्छा, टीओआई, डिजिटल ऑब्जेक्ट आइडेंटिफायर। ओके। हर पेपर का टीओआई। मैम रिलेवेंस टू द करंट, कोई एक बोलिए, आपकी आवाज मैम रिलेवेंस टू द करंट रिसर्च में क्या आएगा मैम? ये आपका लास्ट क्लास था ना, हाँ, उसको मैं डिस्कस कर रही थी। रिलेवेंस और टू द करंट रिसर्च। तो करंट रिसर्च क्या है, जैसे मान लीजिए हमारा भी तो टॉपिक यही है ना, तो जो हमने एडिशनल नॉलेज अभी जब आप पेपर पढ़ेंगे ना तो उसमें लिखा होगा, जब आप कंक्लूजन पढ़ेंगे ना इसका, तो कंक्लूजन में लिखा होगा, देखिए इसमें कंक्लूजन में लिखा होगा कि इस रिसर्च का, ठीक है, इन्होंने क्या पाया इस रिसर्च से, जो ये रिसर्च हुआ है कंक्लूजन में उसमें लिखा होगा। तो क्या है, रिजल्ट सजेस्ट दैट एडोलेसेंट विद TIDM एंड पेरेंट्स ऑफ एडोलेसेंट्स विद TIDM बिलीव पीयर एंड फैमिली सपोर्ट इज क्रूशियल। पीयर एंड फैमिली सपोर्ट क्या हो गया, मतलब जिस बच्चे को भी डायबिटीज है और उसके पेरेंट्स को भी डायबिटीज है, उनको घर का सपोर्ट बहुत उनको घर का सपोर्ट बहुत जरूरी है सेल्फ मैनेजमेंट के लिए। ठीक है, जैसे आपके भी घर में किसी पापा को होगा या मम्मी को होगा या किसी बुरे मतलब बड़े को होगा, तो उनको क्या है, फैमिली सपोर्ट की बहुत जरूरत होती है ना। They also noted that diabetes distress and forgetfulness are primary barrier to self management. कभी कभी होता है ना, हम दवाई लेना भूल जाते हैं, क्योंकि इसका तो रेगुलर दवाई होता है, छोड़ नहीं सकते, बीपी का, डायबिटीज का। ठीक है, तो यही लिखा हुआ है कि दे ऑल्सो नोटेड दैट डायबिटीज डिस्ट्रेस एंड फॉरगेटफुलनेस आर प्राइमरी बैरियर फॉर सेल्फ मैनेजमेंट। डायबिटीज का सेल्फ मैनेजमेंट कैसे कर सकते हैं हम, बताइए कोई। अगर किसी को डायबिटीज है, मान लीजिए मुझे ही डायबिटीज है, तो मैं अपना सेल्फ मैनेजमेंट कैसे करूंगी? डाइट चेंज करके मैम, रेगुलर एक्सरसाइज यूज कर, योगाभ्यास को अपने जीवन में, और मैम मेडिटेशन करना, सही टाइम पे दवाई भी तो लेना है, ऐसा थोड़ी है कि मैं मेडिटेशन दवा करूंगी भी तो लेना है। दवाई। और डाइट भी फॉलो करना है ना, कि हमें मीठा कम खाना है, टेंशन कम लेना है ना, टेंशन से दूर रहना है, क्योंकि डायबिटीज जो है ये तो टाइप 1 डायबिटीज तो आपकी हेरिडेटरी होती है, जेनेटिक बीमारी है। ठीक है, अगर जीन मतलब बच्चों की बीमारी, बच्चों में ही हो जाता है ये। लेकिन टाइप 2 जो टाइप 2 डायबिटीज है वो तो साइकोसोमेटिक डिजीज है, वो तो हमारे लाइफ स्टाइल के कारण हो जाता है ना। हम अपने खाने पे ध्यान नहीं देते, हम अपने रूटीन पे ध्यान नहीं देते हैं, रात दिन में सोते हैं, तो वो टाइप 2 हो, उसके लिए हो गया। तो सेल्फ मैनेजमेंट हो गया कि हम खुद से अपना कैसे केयर करें, तो उसमें क्या क्या बैरियर है इसके बारे में ये रिसर्च है।
सेल्फ मैनेजमेंट में मतलब जब मुझे डायबिटीज हुआ है तो मैं डाइट उस तरह की लूँ, मैं एक्सरसाइज उस तरह की करूँ, मैं मेडिटेशन मतलब जो भी चीज है उसमें कंसिस्टेंसी हो, ऐसा नहीं हो कि आज तो बहुत अच्छे से फॉलो कर लिए और कल भूल गए। ठीक है, टाइम पे सोए, टाइम पे उठे, ये सब है ना कि जब हम बीमार हो जाते हैं तो हमें अपने लाइफ को और एक्स्ट्रा केयर की जरूरत होती है, और वो डेली होती है। ऐसा नहीं होता है कि एक बार हो गया, आज कर लिया, कल नहीं करना है। ये तो लाइफ टाइम बीमारी है ना, ऐसा तो है नहीं कि इसका डॉक्टर से इलाज कराइए और खत्म हो गया। तो ये सेल्फ मैनेजमेंट के बारे में दिया कि प्राइमरी बैरियर क्या है सेल्फ मैनेजमेंट में, तो वही इसमें पाया गया है कि इस रिसर्च में पाया गया है कि जो है जो प्राइमरी बैरियर है वो क्या है, डायबिटीज, डिस्ट्रेस और फॉरगेटफुलनेस। तो फॉरगेटफुलनेस कुछ भी हो सकता है, दवाई ले जाना, भूल जाना, मेडिटेशन करना, है ना, खान पान पे ध्यान नहीं देना। पार्टिसिपेंट्स आल्सो सी पोटेंशियल फॉर मेडिटेशन टू हेल्प मैनेज जनरल स्ट्रेस एंड डायबिटीज डिस्ट्रेस, thereby aiding self-management. Further research is needed to explore meditation-based intervention to reduce diabetes distress in adolescents diagnosed with type 1 diabetes mellitus. The findings from this study, देखिए है ना, the findings from this study can inform the development and implementation of meditation-based intervention that integrate family and peer support to reduce diabetes distress and enhance self-management in adolescents with टाइप 1 डायबिटीज मेलिटस है। तो ये जो फाइंडिंग है वो सिर्फ इस स्टडी की ये बता रहा है। ठीक है, ये जो फाइंडिंग है ना, आपको जो लिखना है लास्ट वाला कि ये करेंट रिसर्च का जो है रिलीवेंस टू करेंट रिसर्च, मतलब ये जो करेंट रिसर्च जो ये रिसर्च हुआ है उसका क्या रिलीवेंस, मतलब ये तो पेपर के ऊपर बेस्ड है ना कि हम रेफरेंस दे करके लिख रहे हैं, दूसरे पेपर को भी हमने इंक्लूड किया हुआ है, लेकिन हमसे ये पूछा जाए कि ये पार्टिकुलर रिसर्च का क्या है, मतलब करेंट रिसर्च जो हम पेपर पढ़ रहे हैं, करेंट रिसर्च पेपर तो यही है ना मेरा। तो देखिए यहाँ जो है ऑथर ने साफ साफ लिखा है द फाइंडिंग ऑफ दिस स्टडी मतलब जो अभी हम पेपर पढ़ रहे हैं, द फाइंडिंग ऑफ दिस स्टडी, यही आपका लास्ट में है, ये आपको लास्ट में लिखना है। द फाइंडिंग ऑफ दिस स्टडी कैन इन्फॉर्म द डेवलपमेंट एंड इम्प्लीमेंटेशन ऑफ मेडिटेशन बेस्ड इंटरवेंशन दैट इंटीग्रेट फैमिली एंड पीयर सपोर्ट टू रिड्यूस डायबिटीज डिस्ट्रेस एंड एनहांस सेल्फ मैनेजमेंट इन एडोलेसेंट्स विद टाइप 1 डायबिटीज। ठीक है, क्या फाइंडिंग है इसका, डेवलपमेंट एंड इम्प्लीमेंटेशन ऑफ मेडिटेशन बेस्ड इंटरवेंशन। क्योंकि क्या है, मेरी इसमें कोई मॉड्यूल नहीं बनाया गया है, इसमें बस ऑथर ये बोल रहा है कि ऐसा होना चाहिए। ठीक है, डेवलपमेंट और इम्प्लीमेंटेशन होना चाहिए, क्या क्या किस चीज का, मेडिटेशन बेस्ड इंटरवेंशन का। ठीक है, ये आपका की फाइंडिंग है इस पेपर का, आ रहा है समझ में। तो ये आपका की मतलब जो 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 ये टाइटल है जो अभी हम पेपर पढ़ रहे हैं उसका क्या फाइंडिंग है, उसका क्या इंपॉर्टेंस है, वो हमें यहाँ पे लिखना है। ठीक है, और की कितने शब्दों में फाइंडिंग, होना चाहिए, हाँ बताइए। कि कितने शब्दों में होना चाहिए मुझे की फाइंडिंग और रिवेलेंस करंट की रिसर्च? फाइंडिंग देखो, देखिए आपको अपने लैंग्वेज में लिखना है और कितने शब्दों में का इसमें कोई मतलब ये नहीं है, बस कल को जब आप रिसर्च करें तो आपको समझ में आना चाहिए। आप इतना छोटा भी मत लिखिए कि आप पढ़े और आप भूल गए, क्योंकि अभी तो हम कर रहे हैं तो अभी मेरे दिमाग में है। आपको कुछ ऐसा लिखना है कि आपको ये, आप लिटरेचर रिव्यू अपने रिसर्च के लिए करते हैं, ये आपको पढ़ना होता है। ठीक है, आपको समझने के लिए पढ़ना होता है कि आप जो रिसर्च करेंगे, मान लीजिए आपने 30 लिटरेचर रिव्यू कर लिया, 35 लिटरेचर रिव्यूज कर लिया, तो आपको समझ में आ गया कि अब आपको अपना रिसर्च कैसे करना है। तो आप ये अपने लिए बनाते हैं कि आपको मान लीजिए आज आपने बनाया तो 6 महीने के बाद, 5 महीने के बाद फिर से आपको जरूरत पड़े तो आपको याद आ जाए कि आपने क्या पढ़ा था, क्योंकि बार बार तो हम इतना बड़ा पेपर पढ़ेंगे नहीं, पॉसिबल नहीं है कि हम इतना बड़ा पेपर बार बार पढ़े, 35 पेपर डेली पढ़े। तो ये हम अपने सुविधा के लिए लिटरेचर रिव्यू करते हैं ना, कि हम अगर कोई भी दिक्कत आए तो हम तुरंत देख ले कि हमने लिटरेचर रिव्यू में क्या क्या किया था, तो उस पेपर को सॉर्ट करने के लिए हम लिटरेचर रिव्यू करते हैं। ठीक है, तो जी मैम। आपको पढ़ना है, आपको समझ में आना चाहिए, चाहे वो आप 6 महीने के बाद पढ़िए, 1 साल के बाद पढ़िए, तो आपको ये समझ में आना चाहिए कि आपने क्या लिखा था। ठीक है, ये आपके लिए होता है, तो इसीलिए मैंने कहा कि अपने लैंग्वेज में लिखिए। तो
ये आपका लिटरेचर रिव्यू का करने का तरीका था, इसी तरह आपको लिटरेचर रिव्यू करना है। हाँ, आप जैसे कि ये जो टाइटल था इसका, इसी में रिसर्च मेथोलॉजी लिखी हुई थी कि ये क्वालिटेटिव है, पर हाँ, हम हाँ। दूसरे पेपर्स में कैसे फाइंड करेंगे कि ये मेथोलॉजी कौन सी है? मेथोडोलॉजी का ये दिया हुआ है ना, पेपर जब आप पढ़ेंगे तो देखिए हर पेपर में ना इतना चीज आपको सब पेपर में मिलेगा, चाहे कोई भी जर्नल हो। बैकग्राउंड, जैसे ये देखिए ये स्ट्रक्चर एब्स्ट्रैक्ट है, एब्स्ट्रैक्ट भी दो तरह के मिलेंगे आपको, ठीक है। स्ट्रक्चर एब्स्ट्रैक्ट का मतलब हुआ कि इसमें बैकग्राउंड, मेथड, रिजल्ट, कंक्लूजन ये सब तोड़ तोड़ के दिया गया है। अनस्ट्रक्चर्ड एब्स्ट्रैक्ट का मतलब होता है कि ये ऐसे टॉपिक वाइज नहीं रहता है, वो पूरा एक साथ दे देता है, उसमें ये नहीं लिखा रहेगा कि ये बैकग्राउंड है, ये मेथड है, ये रिजल्ट है, वो एक साथ कहानी आ जाता है उसमें, ठीक है। तो उसको अनस्ट्रक्चर्ड एब्स्ट्रैक्ट बोलते हैं। और जब हम ये ऐसे ऐसे करके देते हैं बैकग्राउंड, मेथड, रिजल्ट, कंक्लूजन, तो इसको स्ट्रक्चर जो है एब्स्ट्रैक्ट बोलते हैं, ठीक है। तो ये एब्स्ट्रैक्ट, ये पेपर पढ़ के आपको पता चलेगा कि मेथड क्या है। मेथड में हमेशा दिया रहता है कि ये रिसर्च कैसे हुआ है, कौन सा रिसर्च चाहिए, ठीक है। मैम रिकमेंडेशन में क्या लिखना है? रिकमेंडेशन में क्या, कौन सा? अब वो कल आपने वो बनवाई थी ना, टेबल कह रहे थे बना के लाना, तो उसमें रिकमेंडेशन भी लिखवाया। नहीं हो गया, रिलेवेंस टू करंट रिसर्च ही जो है ना आपका ये रिकमेंडेशन हो गया। रिकमेंडेशन जैसे कि योगा में क्या होगा कि आपको योगा बहुत अच्छा रिजल्ट आया है तो आपको योगा इंक्लूड करना चाहिए, ठीक है। मतलब हमें डेली लाइफ में, जैसे इन्होंने लिखा है ना की फाइंडिंग में, कि एक मॉड्यूल होना चाहिए, एक मॉड्यूल बेस्ड मेडिटेशन होना चाहिए जो रोज लोग प्रैक्टिस करें, है ना। तो बस इस तरह का जो है आपको लिखना है, वो अपने अपने समझ से लिखना है आपको, ठीक है। ओके मैम। तो वो लिटरेचर रिव्यू हमेशा आप अपने लिए करते हैं और वो आपको समझ में आना चाहिए कि हमें डेली हम रोज 25 पेपर नहीं पढ़ सकते हैं, 50 पेपर नहीं पढ़ सकते। तो हमने एक बार पढ़ लिया, उसका शॉर्ट फॉर्म में हमने लिटरेचर रिव्यू बना लिया, और एक बार लिटरेचर रिव्यू हमने देखा तो हमें उस पेपर के बारे में सब कुछ पता चल गया, ठीक है। तो ये आपका होता है लिटरेचर रिव्यू। किसी को कोई प्रॉब्लम हो इसमें? अब तो कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए लिटरेचर रिव्यू करने में। नो मैम। नो मैम। ठीक है, थोड़ा सा हम सिस्टमैटिक स्टडी देख ले जो कल हमने पढ़ा था। एक हमने पढ़ा था ना सिस्टमैटिक रिव्यू आर्टिकल पढ़ा था ना कल हमने। जी मैम, जी मैम। तो अब हम इसमें जो है एक और सर्च लगा दीजिए, सिस्टमैटिक रिव्यू। सिस्टमैटिक, देखिए ये है ना, देखिए ये है पेपर, क्या है ये, सिस्टमैटिक रिव्यू और मेटा एनालिसिस। अब मुझे ये बताइए कि सिस्टमैटिक रिव्यू और मेटा एनालिसिस में क्या फर्क है, कल ही मैं पढ़ाई हूँ आपको। सिस्टमैटिक में तो मैम आपने ये बताया था कि जो हम रिसर्च करते हैं वो हमारे पेपर के बेस पर होता है, जो हम पेपर कर रहे हैं उसके ऊपर बना होता है मैम। जैसे कि फॉर एग्जांपल, जैसे मान लीजिए आपको सिस्टमैटिक रिव्यू करना है तो आप क्या करेंगे? जैसे मैम कोई आर्टिकल ले रहे हैं मैम, तो हम कोई आर्टिकल ले रहे हैं कि उस जिस आर्टिकल को हम ले रहे हैं उसका हमारा बेस क्या है मैम। बेस नहीं, देखिए पहले जैसे कि हम लोग को लगता है कि सिस्टमैटिक रिव्यू वो होता है कि जैसे हमारा क्या टॉपिक था, इफेक्ट ऑफ मेडिटेशन ऑन डायबिटीज, ठीक है। अब मुझे लगता है कि इफेक्ट ऑफ मेडिटेशन ऑन डायबिटीज का एक मुझे सिस्टमैटिक रिव्यू करना चाहिए। तो सिस्टमैटिक रिव्यू वो होता है कि जैसे मैं अभी आपको बताई ना कि एक ही टॉपिक पे हमने जो है, मान लीजिए कि ये सिस्टमैटिक रिव्यू हो गया कि हमने लिटरेचर रिव्यू कर लिया 50 पेपर का। कीवर्ड तो हमारा सेम है, पीको कैसे करते हैं ना हम, पेशेंट, इंटरवेंशन, कंपैरिजन और आउटकम। कीवर्ड तो सबका सेम है सर्च करने का। ये जो हम लिटरेचर रिव्यू कर रहे हैं उसमें कीवर्ड तो सब पेपर का सेम है ना, उसी में तो 50 पेपर आएंगे मेरे। अब मुझे मन किया कि मैं इस 50 पेपर में तो सब अलग अलग लिखा हुआ है, कोई क्वालिटेटिव स्टडी किया है, कोई क्वांटिटेटिव स्टडी किया है ना, कोई जो है किसी की स्टडी का रिजल्ट कुछ आया है, किसी के रिजल्ट का फाइंडिंग कुछ आया है, ठीक है। तो हम क्या करते हैं सिस्टमैटिक रिव्यू में
कि हम ये 50 पेपर का जो हमने लिटरेचर रिव्यू किया है, इस 50 पेपर को जो है हम एक निचोड़ निकालते हैं कि मैक्सिमम पेपर में रिजल्ट क्या आया है। जैसे मान लीजिए मैक्सिमम पेपर में 50 में से 35 पेपर का रिजल्ट आया है कि जो लोग मेडिटेशन कर रहे थे उनको डायबिटीज में बहुत इंप्रूवमेंट हुआ। ठीक है, कि जो भी मेडिटेशन कर रहे थे उनको डायबिटीज में बहुत इंप्रूवमेंट हुआ। तो हमारा क्या होगा, की फाइंडिंग क्या होगा रिसर्च का, कि मेडिटेशन जो है योगा में ये मेडिटेशन जो है डायबिटीज में सच में बहुत हेल्पफुल है। क्योंकि हमने 50 पेपर पढ़ के 35 पेपर में ऐसा पाया कि जो है जो मेडिटेशन जो भी डायबिटिक लोग कर रहे हैं उनको मेडिटेशन वो उनको बहुत सूट कर रहा है, उनको अच्छा लग रहा है, उनका शुगर लेवल कम हो रहा है। ये हमारा क्या था, सिस्टमैटिक रिसर्च, यही था ना सिस्टमैटिक रिव्यू। यस मैम। और ये देखिए उसके बाद फिर जो है मेटा एनालिसिस। मेटा सिस्टमैटिक रिव्यू में हम क्या करते हैं कि उसमें रिव्यू पेपर हो या कोई भी हो हम ले लेते हैं, लेकिन मेटा एनालिसिस में हमेशा हम एक्सपेरिमेंटल पेपर लेते हैं जिसमें स्टैटिस्टिकल एनालिसिस हुआ हो। स्टैटिस्टिकल एनालिसिस होगा तभी वो मेटा एनालिसिस में आएगा, क्योंकि जो पेपर स्टैटिस्टिकली बता रहा है इसमें रिव्यू पेपर और वो सब नहीं आएगा। इसमें हम क्वालिटेटिव पेपर नहीं लेंगे। जब तक मेटा एनालिसिस पेपर हम मेटा एनालिसिस तभी कर सकते हैं जब उसमें स्टैटिस्टिकल स्टैट्स के बेस पे जो हम रिजल्ट निकालते हैं, 50 पेपर जो हमने लिया है वो सब स्टैट्स पे सब एक्सपेरिमेंटल पेपर होना चाहिए। ठीक है, और उस एक्सपेरिमेंटल पेपर के बेसिस पे जो हम रिजल्ट निकालते हैं, जो हम की फाइंडिंग निकालते हैं, उसको हम मेटा एनालिसिस बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जो सिस्टमैटिक रिव्यू और मेटा एनालिसिस है इसको एक बार पढ़िएगा जरूर। इससे क्या होगा ना कि आपको देखिए अब रिसर्च का जो सिलेबस है ना वो अब आपको जो है इस बार जो पेपर आया था आप लोग का पेपर में इस बार सम्स आया था क्या कि ये जेड स्कोर क्या होगा, स्टैंडर्ड डेविएशन क्या होगा। इस बार बहुत सारे पेपर में जो है इन्होंने फॉर्मूला पूछा नहीं था, सीधे निकालने ही दे दिया था बहुत सारे एग्जाम में। इस बार किसी ने पेपर दिया था योगा का, कोई भी, या कभी आपने पेपर देखा हो? इस बार का किसी ने पेपर देखा है? 18 जून को जो पेपर हुआ था वो तो सभी ने देखा है। नहीं, वो मैं नहीं देखी हूँ, मैं इसलिए पूछ रही हूँ आपसे। और इस बार का जो पेपर दिया था तो उसमें कैसा था रिसर्च का क्वेश्चन? मैम वो फॉर्मूला डायरेक्ट निकालने को भी कुछ क्वेश्चन दिए हुए थे मैम। मैं वही कह रही हूँ कि पहले स्टैटिस्टिक्स से क्वेश्चन नहीं आता था, क्वेश्चन बहुत सिंपल होता था। अब लेकिन स्टैट्स का सिलेबस इन्होंने रिसर्च का सिलेबस इन्होंने पूरा चेंज कर दिया है। और हमेशा जब भी एक बात याद रख के चलिए कि जब भी आपका चेंज होगा तो रिसर्च पेपर में ही होगा चेंज। इसलिए चेंज होगा क्योंकि जो आपका टेक्स्ट बुक है उसमें चेंज नहीं हो सकता है। ठीक है, हम ऐसा नहीं करेंगे यूजीसी नेट की अगर पतंजलि योग सूत्र में 196 जो है सूत्र है तो उसको बोलेगी कि 190 ही कीजिए। जो आपका टेक्स्ट बुक है ट्रेडिशनल वो तो सेम रहेगा, वो सिलेबस से नहीं हटेगा। आपका जो लेवल बढ़ेगा वो रिसर्च का ही बढ़ेगा। तो इस बार हम लोग को रिसर्च में सब कुछ करना है। ठीक है, तो आप जब पेपर पढ़ेंगे ना तो आपको फिर समझ में आएगा, आप कनेक्ट कर पाएंगे और आपको कॉन्फिडेंस भी आएगा। देखिए अगर मैं प्रैक्टिकल पढ़ा रही हूँ तो आपको ज्यादा समझ में आ रहा है ना? यस मैम। ठीक है, ये सिस्टमैटिक रिव्यू मेटा एनालिसिस आपको समझ में आ गया है कि क्या होता है। और ये हमारा जो है टॉपिक भी यही है, डायबिटीज मेडिटेशन। ठीक है, तो हम क्या, मुझे एज ए रिसर्चर क्या लगा कि हम लोग इतने लोग हैं, चलो हम एक सिस्टमैटिक रिव्यू करते हैं। ठीक है, तो मैं क्या की कि मैं जो है 10 पेपर जो है कि आप सौरभ जी को दे दी, 10 पेपर जो है पूजा जी को दे दी, 10 पेपर इसको दे दी, 10 पेपर। तो हमने क्या किया, ऐसे 5 लोगों में बांट लिया कि ये 10 पेपर का तुम करो, ये 10 पेपर का तुम करो। फिर एक बार मिल करके जो है हमने कंक्लूजन निकाल लिया उसका। ठीक है, तो देखिए इसमें जो है आपका एक बार आप इसको पढ़ लीजिएगा, नहीं भी समझ में आए तो भी पढ़िए। ठीक है, नहीं भी समझ में आए तो भी पढ़िए। जैसे मैं उस दिन आपको बता रही थी ना एपीए स्टाइल, एमएलए स्टाइल, वैनकोवर। तो देखिए ये जो 1 2 3 4 होता है ना, देखिए ये रेफरेंस आ रहा है ना यहाँ क्लिक करने पे, ये वैनकोवर में होता है। जो हम ये लिखते हैं ना 1 2, ये तीसरा जो है रेफरेंस, मतलब हमने जो भी लिखा है अपने मन से नहीं लिखा है, ये पेपर है, ये ऑलरेडी छपा हुआ पेपर है 2017 में, इस पेपर में ये लिखा हुआ है। तो लिटरेचर रिव्यू आपको यहाँ पे भी हेल्प कर रहा है ना।
जैसे इसमें क्या लिखा हुआ है कि ओवर रिसेंट ईयर मेडिटेशन हैज इवॉल्व फ्रॉम अ स्पिरिचुअल परस्यूट्स टू अ वैल्यूएबल कॉम्प्लीमेंट्री अप्रोच इन वेरियस हेल्थ कॉन्टेक्स्ट। तो ये समय अपने मन से नहीं लिखना है पेपर हम लोग को, हमें जब भी लिखना है तो रेफरेंस दे के लिखना है। तो ये रेफरेंस कहाँ से आया था? ये रेफरेंस जो है आपको गूगल स्कॉलर पे भी मिलेगा, पबमेड में भी मिलेगा। और ये देखिए ये रेफरेंस जो है ये सबका आएगा, ये 1 ये 2 का है, ये 1 का है, इन दोनों पेपर में लिखा हुआ है, तभी रिसर्चर जो है यहाँ लिख रहा है। ठीक है, तो ये वैंकूवर स्टाइल अधिकतर जो है वैंकूवर स्टाइल में ही 1-2 करके होता है। ठीक है, तो ये जो है हमारा 1 2 3 4 5 देखिए ऐसे नंबरिंग है ना, तो ये रेफरेंस स्टाइल सबका अलग अलग होता है। ठीक है, ये रेफरेंस स्टाइल पेपर में हमेशा सबका अलग अलग रहता है। तो मैम तो रेफरेंस स्टाइल ये मतलब क्या है कि मतलब इस पे पहले रिसर्च हो चुका है, हम वहां से लिटरेचर रिव्यू करके फिर उसी को आगे बढ़ा रहे हैं क्या? देखिए आपका रिसर्च क्या है, साइंटिफिक है। साइंटिफिक का क्या मतलब है कि आप जो भी लिख रहे हैं वो ऑलरेडी प्रूवन होना चाहिए। जी अब मैम। मैं बोलूं कि मेडिटेशन का बहुत अच्छा इफेक्ट है तो मेरे बोलने से थोड़ी ना होगा, ऐसा प्रैक्टिकली कभी हुआ होगा, किसी ने रिसर्च किया होगा। ठीक है, अब जी मान मैम। लीजिए मैं आपसे एक क्वेश्चन सिंपल सा पूछती हूँ, अगर आपको किसी चीज को सर्च करना, मान लीजिए मुझे मोबाइल ही खरीदना है, तो आपको पहले आपको रिसर्च स्टडी देखना चाहिए या फिर जो है आपको यूट्यूब या जो है व्हाट्सएप इन सब चीजों से देखना चाहिए? ऑथेंटिक नॉलेज कहाँ से मिलेगा आपको? अगर रिसर्च मान पेपर। रिसर्च पेपर से से मैम। मिलेगा। तो ये क्यों? क्योंकि ये साइंटिफिक है, तो हम जो भी पेपर में लिखते हैं अपने मन से नहीं लिखना है हम लोग को, हमें उसका रेफरेंस देना पड़ता है कि इस पेपर में लिखा हुआ था। देखिए ये जो ये सेंटेंस, एक सेंटेंस के लिए देखिए 2-2 पेपर इन्होंने डाला हुआ है कि इनके पेपर में प्रूव हुआ है, तभी इन्होंने यहाँ लिखा है, क्योंकि ये साइंटिफिक है। ठीक है, तो जी इसी को मैम। रेफरेंस बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं मैम? ये जो है ना रेफरेंस, हमें रेफरेंस देना होता है। तो ये देखिए मैं आपको उस दिन भी दिखाई थी, मैं फिर से दिखा देती हूँ। देखिए ये साइट के ऑप्शन पे जब हमने क्लिक किया था, ये देखिए ये है ना, तो जब हम यहाँ पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पे था ना MLA APA, मैंने कहा था ना कभी कभी जो है रिसर्चर का नाम टाइटिल आगे आ जाता है, कभी रिसर्चर का टाइटिल जो है पहले आ जाता, मतलब बाद में आता है, कभी ईयर जो है। तो ये स्टाइल है लिखने का। तो ये जो वैंकूवर है ना, ये हमेशा जो है 1 2 3 वाले में ही लिखते हैं। जब भी आपको पेपर में 1 2 3 4 नंबर्स में मिले तो वैंकूवर ही होता है, मतलब अधिकतर वैंकूवर ही पाया गया है। ठीक है, जैसे अभी मैं 1 2 3 करके लिखा हुआ था ना, जी वो मैम। वैंकूवर स्टाइल था। अब APA स्टाइल होगा तो उसमें हो सकता है कि वर्ड में लिखा हो आपका। ठीक है, तो ये जो है आपका ये हो गया। देखिए ये जो है इसमें आपको सिस्टमैटिक स्टडी में ये बहुत अच्छा बात होता है कि आपको टेबल से बिल्कुल सब कुछ समझ में आ जाएगा। जो इनका टेबल बना होता है ना, देखिए जब इस टेबल को आप बड़ा करके देखेंगे ना, देखिए है ना, आइडेंटिफिकेशन ऑफ न्यू स्टडी भाया डेटाबेसेस एंड रजिस्टर्स। डेटाबेसेस जो है हमने कहाँ से इसको ये किया आइडेंटिफाई, देखिए डेटाबेस, पबमेड, इम्बेस, ये सब क्या है? ये रिसर्च इंजन है मैम। सर्च मैम इंजन है। तो सर्च इंजन से इन्होंने कितना कितना, देखिए इसमें क्या है, एन किसको रिप्रेजेंट करता है? यह नंबर्स ऑफ पेपर्स को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, जी मैम। इसमें लिखा हुआ है ना कि रिकॉर्ड रिमूव फ्रॉम स्क्रीन डुप्लीकेट। हो सकता है कि हमने जो 10-10 काम बांट लिया, मान लीजिए मैंने आपको 10 पेपर बोल दिया, 10 पेपर उनको बोल दिया, तो ऐसा भी हो सकता है ना कि हमने पेपर रिपीट हो गया हो, जो पेपर आपने किया हो वही पेपर मेरे पास भी हो गया, आ गया हो। जैसे हमने पबमेड से किया, बहुत सारा पेपर क्या होता है रिपीट हो जाता है। गूगल स्कॉलर में भी वही पेपर आ गया हो जो हमने पबमेड से निकाला हो।
ठीक है, वेब ऑफ साइंस से निकाला हो तो हो सकता है कि वो भी होगा। तो जो रिपीटेशन हुआ वो कितना था, 198 था। तो इन्होंने क्या किया, उस रिकॉर्ड को हटा दिया, जो डुप्लीकेट रिकॉर्ड्स थे उन्होंने 190 को हटा दिया। फिर स्क्रीन कितना बचा यहाँ पे, यहाँ बचा 447। फिर इन्होंने क्या किया कि एक्सक्लूड कर दिया कितना, 384 एक्सक्लूड कर दिया। कुछ रीजन होगा, जब आप पेपर पढ़ेंगे तो वो आपका रीजन दिया होगा। फिर रिट्राइवल कितना हुआ, 63। फिर नॉट रिट्राइवल कितना हो गया, 2। फिर रिपोर्ट असेस्ड फॉर एलिजिबिलिटी, मतलब जो जितने पेपर हम लोग के, कितने पेपर एलिजिबल थे सिस्टमैटिक रिव्यू के लिए, 61 पेपर्स। अब 61 पेपर में भी ऐसा हुआ होगा कि कुछ पेपर गलत आ गए होंगे, मतलब गलत जो है सिस्टम में जो है मतलब उस पेपर का हम लोग को जरूरत नहीं है, लेकिन फिर भी वो पेपर आ गया होगा हमारे पास। तो रॉन्ग स्टडी टाइप में हम लोग क्या किए, 18 पेपर को फिर से हटा दिए। रॉन्ग इंटरवेंशन में क्या किए कि हमें योगा का करना था, आ गया हमारे पास कोई मेडिसिन का। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, उसको हटा देंगे। जो इंटरवेंशन योगा का है सिर्फ हमको उसको ही लेना है, तो उससे जो है फिर 27 चला गया। तो न्यू स्टडी इंक्लूडेड फॉर रिव्यू, मतलब ये कितने पेपर पे रिव्यू हुआ है, सिर्फ 16 पेपर पे इस पे जो है सिस्टमैटिक रिव्यू हुआ है, जो उनके लायक था, उनके टॉपिक के इसमें था। तो इसी तरह सिस्टमैटिक रिव्यू करते हैं। सोचिए इनका डेटाबेस कितना था, 645 से कितना हो गया एक्सक्लूड करते करते, 16। तो सोचिए जब हम 645 पेपर लिए हैं सिस्टमैटिक रिव्यू के लिए, तो 16 पेपर भी बचता है हमारे पास सिस्टमैटिक रिव्यू के लिए। तो वो सिस्टमैटिक रिव्यू जिस टॉपिक पे अभी हुआ है, ठीक है, उसको भी जो है हम जो है उसी के बेसिस पे, इस 16 पेपर के बेसिस पे हमने निष्कर्ष निकाला होगा कि ये 16 पेपर क्या बोला। उसमें से हो सकता है कि मेडिटेशन बहुत इफेक्टिव रहा हो डायबिटीज पे, ठीक है, 10 पेपर ऐसा रहा हो कि जो है जिसमें मेडिटेशन हेल्प किया हो, या ऐसा हो सकता है 10 पेपर ऐसा भी रहा होगा जिसमें हेल्प नहीं किया हो। तो 16 पेपर के बेसिस पे जो है हमने एक सिस्टमैटिक रिव्यू कर लिया। अब आ गया सिस्टमैटिक रिव्यू क्या होता है। अब इसको बोलते हैं आइडेंटिफिकेशन। इस प्रोसेस को बोलते हैं, जब हम आइडेंटिफिकेशन करके हटाना शुरू करते हैं, इसको बोलते हैं स्क्रीनिंग। और जो जितने पेपर इंक्लूडेड होते हैं इसको बोलते हैं इंक्लूडेड। देखिए ये पेपर ये आपका आता नहीं है रिसर्च में, मतलब नेट में नहीं आएगा, लेकिन अगर आप इसको जानेंगे आपको तो क्या होगा, आपको क्वेश्चन को सोचने में हेल्प करेगा ये पेपर। ठीक है, आ गया समझ में? जी मैम। चलिए आज के लिए हम इतना ही रखते हैं, ज्यादा नहीं। कल से मैं आपको बड़ा पढ़ाऊंगी वेरिएबल्स क्या होता है। मैम थोड़ा सा बताइए। जैसे पबमेड पे हम सर्च करते हैं, लिटरेचर रिव्यू करते हैं, तो उस पे जैसे हम साइट खोलते हैं ना, तो वो ऐसे लिखा आता है ना, ऑफिशियल वेबसाइट ऑफ यूनाइटेड स्टेट। लेकिन हम जब मास्टर डिग्री के दौरान जो रिपोर्ट तैयार करते हैं, जो हमसे डेजर्टेशन बनवाते हैं, तो वहां पे उसी डेजर्टेशन को वो थीसिस के रूप में काउंट करते हैं। और हमारा और यूके वाले का सेम है कि वो जब हम पीएचडी के दौरान जो रिपोर्ट तैयार करते हैं, जो करते हैं, वो होता है हमारा थीसिस। लेकिन उनका अलग है, अपना अलग है। तो फिर यही समझना था मैम, ये कैसे। अब जैसे मैं आपको बताऊं, अब जैसे मैं आपको क्यूरियस का एक दिखाई थी ना जर्नल अभी, जिसपे हमारा ये लिटरेचर रिव्यू हुआ था, उस जर्नल का नाम क्या था, क्यूरियस। हम लोग कभी कभी क्या 100% ऐसा ही मतलब एज ए रिसर्चर क्या होता है कि हमारा साइंटिफिक राइटिंग बहुत स्ट्रांग नहीं होता है। जब हमारा रिसर्च हो चुका होता है तो फिर हम उसके मास्टर होते हैं, क्योंकि अभी हम क्या सीख रहे हैं। ठीक है, तो अब क्या होता है कि ग्रामरली बहुत लोग यूज करते हैं कि हमारे पेपर में कहीं ग्रामर तो मिस्टेक नहीं है, या नहीं तो कोई ऐसा वर्ड तो मिस्टेक नहीं है, तो उसके लिए हम लोग बहुत लोग ग्रामरली यूज करते हैं। ग्रामरली कहाँ का है, ब्रिटेन की तरफ का है। और क्यूरियस जर्नल कहाँ का है, वो यूएसए का है। तो अब यूएसए की इंग्लिश और जो हमारी यूके की इंग्लिश है, दोनों डिफरेंट है ना। वो ग्रामर जो एक्सेंट होता है, जो ग्रामर होता है, वो टोटली डिफरेंट है। अमेरिकन अलग है और जो है यूके का अलग है। ठीक है, तो अब अगर हम उसमें ग्रामरली यूज कर लेंगे, वो हमने ठीक लिखा है लेकिन वो यूके के हिसाब से ठीक लिखा है, लेकिन यूएसए के हिसाब से गलत है। ठीक है, अब जैसे एक वर्ड है बिहेवियर का स्पेलिंग जो है ना, यूके के हिसाब से अलग है और अमेरिका के हिसाब से अलग है, यूएसए के हिसाब से अलग है।
रिसर्च पेपर में आप देखिएगा बिहेवियर कहीं पे VIOUR लिखते हैं हम लोग, और कहीं कहीं पे VIOR दिया हुआ है। ठीक है, तो VIOR जो है हमारा वो ब्रिटिश इंग्लिश है, और VIOUR जो है अमेरिकन है। ठीक है, तो वो हम गलत सही कुछ नहीं है, बस जो है वो कंट्री का फर्क पड़ता है, हर कंट्री का अपना है, क्योंकि हमारे इंडिया में ब्रिटेन ज्यादा राज करके गए हैं, तो हम लोग ब्रिटिश इंग्लिश को फॉलो करते हैं। ठीक है, लेकिन अगर जर्नल आपका जो है USA का है तो आपको वहां का फॉलो करना होगा। ठीक है, आगे मतलब गलत सही कोई नहीं है, बस वो जो है वो पतंजलि योग सूत्र है ना कि क्या चेंज नहीं होता है, देश काल मतलब देश भी चेंज हो जाए, समय भी चेंज हो जाए, तो चेंज क्या नहीं होता है, तो संस्कार चेंज नहीं होता है। तो हम लोग की आदत होगी ब्रिटिश इंग्लिश की, तो वो हम लोग का संस्कार नहीं चेंज होगा। हम लोग USA भी चले जाएंगे तो हम लोग का एक्सेंट वही होगा जहाँ के हम हैं, और हमारी राइटिंग भी वही होगी जो हम लिखते हुए आए हैं, तो हमारा संस्कार चेंज नहीं हो पाता है। तो उसको लेकिन ध्यान रखना चाहिए कि अगर आप किसी जर्नल के लिए लिख रहे हैं तो वो जर्नल कहाँ की है, और आपको उसके बेसिस पे लिखना चाहिए। सही दोनों है। ओके, ठीक है, तो ये चीज है। ठीक है, तो आज हम लोग यहाँ पे क्लास स्टॉप करते हैं, और किसी को कुछ पूछना है तो बताइए, किसी को और कोई डाउट हो। चलिए, तो फिर आज क्लास हम यहीं पे कंक्लूड करते हैं। पूजा जी एक बार प्रेयर करवा दीजिए, क्लोजिंग प्रेयर। सभी रिलैक्स होके बैठ जाएंगे, आंखें बंद, 2 to 3 times breathing inhale and out, रिलैक्स होके बिल्कुल। दीर्घ ओम उच्चारण के साथ हम शांति पाठ करेंगे। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखात् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। हाथों को रब करेंगे, फेस पे लगाएंगे। आप सभी को ओम नमस्कार, धन्यवाद मैम। ठीक है, थैंक यू।